7 अक्टूबर 2025 की शाम को दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल आती है। कॉल करने वाला कहता है कि साहब जितने जल्दी हो सके आप मेरे घर आ जाइए क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या हुआ, जरा खुलकर बताइए। तब वो बताता है कि हमारे घर के ऊपर एक लड़की किराए पर रहती है, लेकिन जैसे ही आज हम अपने घर की सीढ़ियों पर पहुंचे तो देखा ऊपर वाले कमरे की सीढ़ियों से लगातार रक्त बह रहा है। वहीं लड़की का कमरा भी खुला हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, तत्काल कोटला मुबारकपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पहुंचते ही पुलिस ने देखा कि सीढ़ियों पर रक्त के निशान के साथ साथ कुछ जूतों के निशान भी थे। और इसके बाद जैसे ही पुलिस उस लड़की के कमरे में दाखिल हुई, वहां का नजारा देखने के बाद सभी के होश उड़ गए क्योंकि वहां पर लड़की का शव बेहद बुरी हालत में पड़ा हुआ था। किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। साफ पता चल रहा था कि मरने से पहले लड़की ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये सब किसने और क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस तत्काल फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और कमरे की अच्छी तरह से जांच की जाती है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि लड़की का नाम साक्षी गुरुंग था, जो सिक्किम के रहने वाली थी और यहाँ पर वो करीब 1 साल से रह रही थी। वहीं जब जांच आगे बढ़ी तब कमरे में से बियर की कुछ टूटी हुई बोतलें और बियर के कुछ ट्रेसेस बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने लड़की का मोबाइल तलाशने की कोशिश की, लेकिन कमरे में से लड़की का मोबाइल नहीं मिला। और फिर कमरे की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश करती रही। सबसे पहले उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कई फुटेज खंगालने के बाद उन्हें एक फुटेज में लड़की के घर से निकलता हुआ एक शख्स दिखाई दिया। उसके लंबे लंबे बाल थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने पूरे 50 किलोमीटर के दायरे में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली ताकि उस व्यक्ति को ट्रेस किया जा सके कि वो घर से निकलने के बाद कहां गया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार पुलिस उसे ट्रेस कर रही थी, जिसमें दिखाई दिया कि वो सबसे पहले साउथ दिल्ली की तरफ गया और उसके बाद हरियाणा की तरफ निकल गया। इसके बाद पुलिस ने हरियाणा में उसकी खोजबीन शुरू की, जिसके बाद पुलिस को उसके हरियाणा के हिसार जिले के हांसी इलाके में होने की सूचना मिली और जैसे ही पुलिस ने वहां पर दबिश दी, वहां से हिमांशु नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जब जांच हुई तब पता चला कि ये कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि इसके ऊपर पहले से 14 मामले दर्ज हैं और ये लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं साक्षी वाले मामले में जब इससे पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में इसने पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तब ये बहुत जल्दी टूट गया और उसके बाद उसने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि 25 साल की साक्षी सिक्किम की रहने वाली थी। घर में वो माता पिता की लाडली थी, लेकिन कोविड महामारी के दौरान साक्षी की मां की मृत्यु हो गई और इसके कुछ समय बाद उसके पिता भी चल बसे। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसने एक दिन सोचा कि वो दिल्ली जाकर फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करेगी और इसी उम्मीद के साथ वो रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गई। अच्छी बात यह थी कि दिल्ली आते ही उसे ओखला इलाके के एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई और कोटला में उसने एक कमरा किराए पर ले लिया। धीरे धीरे साक्षी अपने जीवन को संवारने की कोशिश में लगी हुई थी और फिर एक दिन वो किसी काम की वजह से राजस्थान के जोधपुर गई। जोधपुर पहुंचने के बाद वहां पर उसकी मुलाकात हिमांशु नाम के एक लड़के से हुई। दोनों की मुलाकात बातों से शुरू हुई और फिर बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। दोनों की दोस्ती चलती रही और फिर एक समय ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद साक्षी जोधपुर से दिल्ली आ गई और अपने काम में लग गई। उसके बाद जब कभी भी हिमांशु को मौका मिलता वो साक्षी से मिलने के लिए दिल्ली चला आता था। इसी तरह घटना के कुछ दिन पहले वो साक्षी से मिलने के लिए दिल्ली आया और उसके फ्लैट पर रुक गया। साक्षी के फ्लैट में रुकने के बाद अचानक उसे एक दिन साक्षी का मोबाइल दिखा और उसने बस यूं ही साक्षी का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे साक्षी के मोबाइल में एक दूसरे लड़के की तस्वीर दिखाई दी और उस तस्वीर को देखकर वो बुरी तरह से भड़क गया। उसने साक्षी से पूछा कि ये लड़का कौन है। तब साक्षी ने बताया कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर साक्षी चुप हो गई, लेकिन हिमांशु को साक्षी की बातों पर विश्वास नहीं था क्योंकि कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हिमांशु के साथ भी हुआ। 7 अक्टूबर को वो साक्षी के घर पर था और उसे इस बात का शक था कि साक्षी का दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। उसने बार बार साक्षी से पूछने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने हर बार उसकी बात को खारिज कर दिया। इसके बाद 7 अक्टूबर को उसने साक्षी के फ्लैट में बैठकर शराब पी और जब उसे नशा हो गया तब उसने साक्षी से इसी बात को लेकर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आकर हिमांशु सीधा किचन में गया और वहां से एक धारदार हथियार उठा ले आया और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ साक्षी पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच साक्षी ने भी अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आखिरकार हमले की वजह से साक्षी की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने साक्षी के कमरे को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया ताकि ये लूटपाट का मामला लगे। इसके अलावा वो साक्षी का मोबाइल भी अपने साथ ले गया ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले।
वहीं जांच में ये बात भी सामने आई कि हिमांशु की मुलाकात साक्षी से जोधपुर में तब हुई थी जब वो एक मामले में फरारी काट रहा था। इसके अलावा पुलिस ने जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की तब पता चला कि वो इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर और हथियारों के दिखावे वाले वीडियो पोस्ट करता रहता है। वहीं इसके खिलाफ पहले से 14 मामले दर्ज थे, जिनमें से कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तो साथियों, ये था दिल्ली का वो मामला जिसमें पुलिस के पास आरोपी की सिर्फ एक धुंधली तस्वीर थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उस धुंधली तस्वीर से आरोपी को ट्रेस करना शुरू किया और आखिरकार उसे दबोच लिया। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।